अब तक हमने वेक्टरों को जोड़ने के दो तरीकों का अध्ययन किया है। एक है त्रिभुज विधि और दूसरा है समांतर चतुर्भुज विधि। दोनों विधियां शायद एक ही परिणाम तक पहुंच सकती हैं, लेकिन त्रिभुज विधि सूत्र नहीं देती है। समांतर चतुर्भुज विधि सैद्धांतिक इंटरैक्शन बिंदुओं को खोजने के लिए सटीक सूत्र देती है। एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हम अध्ययन करेंगे कि वेक्टरों की बहुभुज विधि क्या है। बहुभुज विधि तब उपयोगी होती है जब आपको कई वेक्टर जोड़ने हो, यानी दो वेक्टरों के लिए आपके पास त्रिभुज विधि है, लेकिन अगर वेक्टरों की संख्या 2 से अधिक है तो उस स्थिति में आपको यह विधि अपनानी होगी। यह विधि क्या है? आपके पास कई वेक्टर हैं A, B, C, D जिन्हें आपको एक साथ जोड़ना है। मान लीजिए इनका योग R के बराबर है, तो आपको क्या करना है? हर वेक्टर को एक एक करके बनाते जाए। एक एक करके। जब मैं कहता हूं एक एक करके, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप एक वेक्टर पूरा कर लें तो अगले वेक्टर की शुरुआती बिंदु को पिछले वेक्टर के अंतिम बिंदु से शुरू करें। तो यह A है। B, मान लीजिए C इस दिशा में था। यहां आप सभी वेक्टरों को जैसे हैं वैसे ही बनाएंगे। इसका मतलब है कि आप वेक्टर की दिशा नहीं बदलेंगे, आप वेक्टरों को बस वैसे ही रखेंगे जैसे वे हैं। तो मैं ADC रख रहा हूं और मान लीजिए यह वेक्टर D था। ये वे 4 वेक्टर हैं जो आपको रखने हैं। जो बचता है वह यहाँ है, पहले वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे अंतिम वेक्टर का अंतिम बिंदु। यह बिना समय के है। अब यह पॉलीगन और एक्यूरेसी पेंटागन है। पेंटागन में आपके पास 4 वेक्टर होते हैं जो चक्रीय क्रम में होते हैं। वहां अंतिम वेक्टर ही परिणाम होता है। n वेक्टरों के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि यदि किसी बहुभुज में n-1 वेक्टरों को n-1 भुजाओं द्वारा दर्शाया गया है, तो प्रारंभिक बिंदु से शुरू होने वाली अंतिम भुजा वेक्टरों का परिणाम देती है। ये 5 भुजाओं, 6 भुजाओं और किसी भी संख्या की भुजाओं के लिए सही है। ये पॉलीगन विधि है। तो त्रिभुज, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज और अंत में किसी भी संख्या के वेक्टरों के लिए पॉलीगन विधि। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम था जिसे त्रिभुज का नियम कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर हैं और ये तीनों वेक्टर एक त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। क्या मैंने कुछ छोड़ दिया है? हाँ, आपको यह कहना चाहिए कि वेक्टर की 3 भुजाएं चक्रीय क्रम में हैं, क्योंकि जब आप प्रत्यक्ष वेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको दिशा का उल्लेख करना चाहिए। जब तक आप दिशा नहीं बताते तब तक आप वेक्टर की पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो फिर से एक वेक्टर की 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं चक्रीय क्रम में 3 वेक्टरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर उनका परिणामी वेक्टर 0 के बराबर होगा। ये वे 3 वेक्टर हैं जिन्हें चक्रीय क्रम में त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा दर्शाया गया है। जब आप चक्रीय क्रम कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक बिंदु से शुरू करें, पेंसिल या अपनी उंगली को उठाए बिना चलते रहे, और जब आप फिर से उसी प्रारंभिक बिंदु पर लौट आते हैं तो परिणामी वेक्टर 0 होगा। यह भी पुष्टि करता है और आपको यह संकेत देता है कि आपने एक बिंदु से शुरू किया और फिर उसी बिंदु पर लौट आए, तो स्पष्ट है कि वहां विस्थापन 0 है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे रैंडम का नियम कहा जाता है, जिसमें परिणामी वेक्टर 0 होता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, 3 वेक्टरों को त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा चक्रीय क्रम में दर्शाया जाता है और उनका परिणामी वेक्टर 0 होता है। पॉलीगॉन के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। अगर कई वेक्टर हैं और उन्हें पॉलीगॉन की भुजाओं के चारों ओर चक्रीय क्रम में दर्शाया गया है, तो उनका परिणामी वेक्टर भी 0 होगा। इसे त्रिभुज का नियम कहा जाएगा।
अगर आप पॉलीगॉन के संदर्भ में बात करते हैं तो इसे पॉलीगॉन का नियम कहा जाएगा। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखने के लिए, पूरे समय आपको हमेशा ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी हैं कि दो असमान वेक्टर, जैसे कि उदाहरण के लिए 5 और 3, 5 प्लस 3 कभी भी शून्य नहीं होगा, 5 माइनस 3 भी कभी शून्य नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि दो असमान वेक्टर कभी भी परिणामी शून्य नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर आपके पास 3 समतलीय वेक्टर हैं तो ये 3 समतलीय वेक्टर आपको परिणामी शून्य दे सकते हैं अगर वे चक्रीय क्रम में त्रिभुज बनाते हैं, और अगर वे चक्रीय क्रम में त्रिभुज नहीं बना रहे हैं तो परिणामी शून्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि 3 समतलीय वेक्टर परिणामी शून्य दे भी सकते हैं और नहीं भी। वहीं आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर अलग अलग तल में हैं तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर 3 वेक्टर समतल में नहीं हैं तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता।